अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाश और मैं हूं अनम काज़मी। और आज मंगल है, 9 मई है और हम आपके लिए लाए हैं बहुत सारी खबरें और बहुत सारी बातें और साथ साथ एक बहुत अच्छा टॉपिक। और टॉपिक जो है वो डेफिनेटली जब अच्छा हो तो लोगों के जहन में आता है कि डेफिनेटली कपड़ों की बात हो रही होगी, तो कपड़ों की ही बात है। लेकिन आज हम खास करके फोकस करेंगे इन कपड़ों को चार चांद लगाने वाले दुपट्टे के बारे में, जो कि आजकल चुनरी में भी आ रहे हैं, डाई एंड डाई में भी आ रहे हैं, जबकि शेफून में भी आ रहे हैं, जॉर्जेट में भी आ रहे हैं, नेट में भी आ रहे हैं और दुपट्टों की वैरायटी ही वैरायटी आ रही है। इवन मैं जो जब भी प्लेन सूट पहनती हूँ तो मेरा यही होता है ऑप्शन कि यार प्लेन सूट के साथ जो है वो प्रिंटेड दुपट्टा ले लिया जाए। और मार्केट में बड़े महंगे महंगे सूट भी इसलिए मिलते हैं क्योंकि इनके दुपट्टे जो होते हैं उन पर बहुत अच्छा काम होता है और उनका कलर कॉम्बिनेशन और दुपट्टे की जो पूरी बनावट होती है वो बहुत जबरदस्त किस्म की होती है। तो आज हम बात करेंगे दुपट्टे के हवाले से, क्योंकि रमजान भी आ रहे हैं और रमजान में लोग ज्यादा से ज्यादा चाहे ऑनियर हो या घर में हो दुपट्टा ही यूज करते हैं और ईद पे भी दुपट्टा अपनी खास अहमियत रखता है। तो कुछ लोग बनारसी दुपट्टे इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग शेफून जॉर्जेट के, कुछ लोग लॉन के, लेकिन ये तमाम ही फैब्रिक हमारे मुल्क में मौजूद है और बड़ी खूबसूरती के साथ इन दुपट्टों को सजाया जाता है। अच्छा अरम, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि दुपट्टे के किनारियों पे आपने कभी बेल शेल लगाई हो, सितारे वाली बेल लगाई हो? क्योंकि आजकल तो पैनल्स भी चल रहे हैं और बहुत सारी इस तरह के होते हैं कि गोल्डन बॉल्स भी आ रही हैं, तो बड़ी वैरायटी आ रही है दुपट्टों के हवाले से। तो आज पूरे शो में हम दुपट्टे के हवाले से बात करने वाले हैं। अच्छा, एक तो वो दुपट्टा होता है जो हम लॉन के कपड़ों के साथ लेते हैं, कुछ हमारे रेडीमेड ड्रेसेस के साथ होते हैं, और एक दुपट्टा वो होता है जो दुल्हन का होता है जिसके ऊपर प्रॉपरली काम हुआ होता है। और आजकल वहां पर भी ये ट्रेंड चल रहा था, शादियों में मैंने देखा कि छोटे छोटे गोल गोल से जो है ना बॉल्स लगाई जाती है, वो इतनी इंतहाई खूबसूरत लगती है। तो मुख्तलिफ किस्म के डिजाइन, मुख्तलिफ किस्म के मार्जिन, कलर्स के साथ इवन प्ले करने के आपके साथ दुपट्टे में होते हैं। और इन दुपट्टों को रंगीन बनाने वाले कुछ लोगों से भी आज आपको मिलवाएंगे और उनसे जानेंगे जरूर कि मुल्क में, हमारे मुल्क में स्पेशली जहां पर दुपट्टा बहुत ही ज्यादा लोग यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वहां पर कौन कौन से रंगों का इस्तेमाल और किस तरह के रंगों के साथ खेलकर उनको मुनफरिद और खूबसूरत बनाया जाता है। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे दुपट्टे को लाल, पीले, नीले और मुख्तलिफ रंगों में रंगने वाले डायर मोहम्मद नफीस से। तकरीबन पहले काम सीखते थे तो दुपट्टे सुखाते थे धूप के अंदर, काम सीख गए तो चूल्हे के आगे खड़े होते हैं, तो इसकी वजह से इतना पता नहीं चलता। गर्मी ज़रूर लगती है लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ती है। 2-3 मिनट में बन जाता है। अगर जैसे कि डार्क कलर है तो उसके अंदर कम से कम भी 10 से 15 मिनट लगता है, इसलिए वो पकाई मांगता है। वो उसकी जितनी पकाई करोगे वो जितना डार्क से डार्क कलर आएगा। मिलेंगे डिजाइनर साइमा से और मालूम करेंगे कि आजकल कौन से डिजाइन के दुपट्टे मार्केट में सबसे ज्यादा इन हैं। आजकल तो दुपट्टा काफी अपनी इम्पोर्टेंस खो रहा है, लेकिन फिर भी डिजाइनर्स जो हैं वो दुपट्टे बना रहे हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है आपके ड्रेस के साथ। एक तो ये आपकी ड्रेस को एलिगेंस देता है, ब्यूटी देता है। मिलेंगे दुपट्टे को पीको करने वाले मास्टर मोहम्मद शादाब से। इसमें बहुत बारीकियाँ होती हैं। अगर एक धागा भी लूज हो गया तो पूरी पीको खराब हो जाती है, फिर वो दोबारा नई सिरे से बनती है। एक धागा जो है तकरीबन 6 सुइयों से निकल के फिर जाके एक धागा डलता है, क्योंकि एक धागा हम रेशम में से निकालेंगे तो 6 धागा से पिरोएंगे हम लोग, उसके बाद जाके वो मशीन में डलेगा। और ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर देखेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शाह सुर्खियां क्या कह रही हैं। जी जनाब, सबसे पहले एक्सप्रेस रोजनामा में इस वक्त जो मेन हेडलाइन है वो आपके साथ शेयर करेंगे और वो है कि इमरान खान से जवाब तलब कर लिया है सुप्रीम कोर्ट ने और ऑफशोर कंपनी कब और क्यों बनाई, इस हवाले से सवालात किए जा रहे हैं। तो ये जो है वो आज यहाँ पर मेन हेडलाइन लगाई गई है। जबकि एक खबर जब मैं अखबार उठाया और सबसे पहले मेरी नजर गई वो खबर थी जनाब पनामा केस में JIT ने काम का बाकायदा आगाज भी कर दिया है। ये एक हम देख रहे हैं कि एक अहम डेवलपमेंट है। शुरा को सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग भी दी गई है
है और अब हम देखेंगे कि तहकीकात को मीडिया कवरेज के लिए ओपन भी किया जाएगा और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि डॉन लीक्स की रिपोर्ट भी शाया की जाएगी। पीटीआई तर्जुमान फवाद चौधरी ने ऐसा कहा है। तो ये एक खबर जो आज सबसे अहम मुझे इस अखबार में नजर आई है, एक तो वो ये है और अब JIT ने काम का बाकायदा आगाज भी कर दिया। उम्मीद करते हैं कि इंसाफ पर मबनी ये फैसला भी जल्द सामने आए। अब लेट्स सी, देखते हैं कि कब ये JIT जो है हतमी मराहिल पे पहुंच के वो रिजल्ट देती है जिसका इंतजार पूरी कौम को और अपोजिशन को भी है। खैर, अभी जो जंग की मेन लीड है इस वक्त, तो उससे देखकर मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब को ईरानी धमकी, कार्रवाई ना हुई तो पाकिस्तान में दहशतगर्दों को निशाना बनाएंगे, बेवकूफ़ी की गई तो मक्का मदीना को छोड़कर सारा सऊदी अरब तबाह कर दिया जाएगा, सूरत हाल काबिल बर्दाश्त नहीं, उम्मीद है पाकिस्तानी हुकाम सरहद कंट्रोल करेंगे, हमले जारी रहे तो दहशतगर्दों और इनकी पनागाहों को कहीं भी निशाना बनाएंगे। जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी, सऊदी अरब के अमरीका और इसराइल से करीबी ताल्लुकात मुस्लिम ममालिक के मुफादात के खिलाफ हैं। ईरानी वज़ीर दिफा की सऊदी नायब वली अहद के बयान पर सख्त तनकीद, यमन में हमले बंद करने पर जोर। और हम देख रहे हैं कि जो सारी सिचुएशन चल रही है हमारे इस्लामी ममालिक में, आई होप सो कि इसका कोई बेहतर नतीजा और हल निकल आए। और ईरान भी क्योंकि हमारे भाइयों जैसे हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क है और उसने हमारा बहुत साथ दिया है, तो अल्लाह करे कि ये जो भी कशीदगी है वो हल हो जाए। और जो सऊदी नायब वज़ीर के बयान को तनकीद का निशाना बनाया है, तो आई होप सो कि ये तीनों ममालिक मिलकर के बैठेंगे और कोई ना कोई इसका हल निकालेंगे। और इस खबर को यहाँ पर मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है जंग ने। सेम यही मेन लीड जो है वो यहाँ पर है जनरल मोहम्मद बाकरी के हवाले से, जिसके बाद सिराजुल हक ने भी जो है वो जवाब में बातचीत की और उनका कहना था कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी मसाइल के लिए हॉटलाइन हमने बहाल कर दी है। मजीद भी हम चाह रहे हैं कि ताल्लुकात को बहाल किया जाए, क्योंकि ये तमाम इस्लामी ममालिक हैं और ऐसे इस्लामी ममालिक के दरमियान इत्तेहाद ना हो तो हम सब मुसलमानों के लिए एक बहुत शर्मनाक सी बात है। लेकिन ये धमकी यहाँ पर दी गई है ईरान की जानिब से और यही सेम खबर जो है वो यहाँ पर आज मेन लीड लगाई गई है। जरा हम आगे बढ़ते हैं और मजीद कुछ खबरें शामिल करते हैं, जिसमें यहाँ पर मरियम औरंगजेब का बयान है कि इमरान साहब भागने का फायदा नहीं, अब आपको जवाब देना ही होगा। पहले हमने देखा कि हम जान रहे थे कि एक तरफ से हुकूमत को टफ्तान दिया जा रहा था तमाम सियासी जमातों की जानिब से, और अब सारी उंगलियां जो है वो इमरान खान के ऊपर आ चुकी हैं। एक तो हमने देखा कि उनके खिलाफ अभी नाअहली का केस जो है वो चल रहा है, दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये जो 10 अरब की बात छेड़ी गई थी, इसके ऊपर भी शहबाज शरीफ ने जवाब तलब किया। उनका कहना है कि हत्या के इज्जत नोटिस भी उन्हें जारी किया है और कहा है कि जनाब अब अगर आपने ना बताया हमें कि वो 10 अरब की आपको पेशकश किसने की थी, तो मजीद जो है वो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो डबल इस वक्त चैलेंज जो है इमरान खान को फेस करना पड़ रहा है दोनों जानिब से। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब की अपने बात की तो एक और बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के बाद जो है अब वो पर्पल लाइन ट्रेन मंसूबा भी वो स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए वो चाइना जाएंगे और बात करेंगे कि किस तरीके से अंडरग्राउंड उसको शुरू किया जा सकता है। तो दिस इज वेरी गुड थिंग अबाउट के हमारे यहाँ अब अंडरलाइन जो है वो ट्रेन का सिलसिला भी शुरू होगा। और मुझे लगता है कि अगर जिस तरीके से हुकूमत कह रही है और जिस तरीके से हुकूमत दावे कर रही है और जिस तरीके से बहुत इंटरेस्टेड है वो मंसूबे लाने के लिए पाकिस्तान में, तो मेरे ख्याल में हमारा मुल्क बहुत तेजी से तरक्की करेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसीज। अच्छा, एक और जो यहाँ पर खबर है वो खबर है पेमरा के हवाले से, धमकियां दी जा रही हैं, तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो काम नहीं कर सकेंगे चेयरमैन पेमरा। FIR दर्ज कराने से पेमरा मुलाजमिन के लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं, जिन्हें एक चैनल बंद होने पर धमकी आमेज कॉल्स मौसूल हो रही हैं, ऐसा कहना है अब्सार आलम का, जो चेयरमैन पेमरा है। और उनके हवाले से जंग ने इस खबर को अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया हुआ है। जी अच्छा जनाब, डॉन की जाने बढ़ते हैं और यहाँ पर 2 अहम खबरें हैं, जिसमें से खबर तो है लेजिस्लेटर्स कांट बी डिस्क्वालिफाइड ऑन assumptions। CJ का ऐसा कहना है। PMN लीडर रेजेस सीरियस क्वेश्चंस अबाउट इमरान ऑफशोर कंपनी। इमरान खान को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस हैं, उनमें से एक चैलेंज ये भी है कि इस वक्त बहुत से सीरियस क्वेश्चंस जो हैं वो PMLN की जानिब से किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये बताया जाए कि कब और क्यों ये ऑफशोर कंपनी बनाई, किस तरह से ये बनाई, इसके बारे में जवाब तलब किया गया है। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि हुकूमत के खिलाफ भी अब JIT को तश्कील दे दिया गया है और यही खबर यहाँ पर लगाई गई है कि JIT सेट टू बिगिन इंक्वायरी इनटू शरीफ्स एसेट्स, और अब ये कार्रवाई JIT भी शुरू करेगी। तो दोनों जानिब दोनों केसेस चल रहे हैं और यही जो है वो आज डॉन ने अपनी मेन लीड से। ठीक है। अच्छा, अगर आपने बात की इमरान खान के हवाले से कि सीरियस उनसे जवाब तलब किए गए, तो बहुत सारी अपोजिशन जमातें ये भी कह रही हैं कि वो इस बार भी कह देंगे कि ये तो सियासी बयान था और वो यूटर्न ले लेंगे। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, शॉर्ट न्यूज में शामिल कर लेती हूँ। आवाम के लिए थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, वजारत पेट्रोलियम और ओगरा हुकाम को नोटिस जारी कर दिए गए हैं।
और बिजनेस रिकॉर्डर अगर मैं इसकी खबर देखूं तो इसकी मेन लीड है ओमान पाकिस्तान फॉर प्रोमोटिंग रीजनल कनेक्टिविटी और ईरान से विल हिट मिलिटेंट सेफ हेवंस और पाकिस्तान अफगानिस्तान स्टार्ट ज्वाइंट सर्वे। तो इन तमाम खबरों को बिजनेस रिकॉर्डर ने अपनी मेन लीड का हिस्सा बनाया है और अब रुख करते हैं और जानते हैं कि हमारे मुख्तलिफ शहरों में क्या सूरत हाल है, आज क्या है। तो सबसे पहले रुख करेंगे हमारी प्यारी सी रिपोर्टर हुमा भट्ट की जानिब और जानते हैं कि लाहौर में आज क्या सियासी और समाजी सरगर्मियां होने जा रही हैं। हुमा भट्ट, गुड मॉर्निंग, आज अपडेट कीजिए। आज थैंक यू सो मच तारीफ करने के लिए। और अभी आप जिक्र कर रही थी दुपट्टों का, खूबसूरत दुपट्टों का, तो यकीनन खूबसूरत दुपट्टे और ड्रेसेस तभी आपको अच्छे लगते हैं जब आपकी सेहत जो है वो भी ठीक हो। तो लाहौर में ख़वातीन की सेहत और ब्यूटी टिप्स के लिए एक फेस्टिवल का अरेंजमेंट किया गया है और आज वहाँ पर यकीनन बहुत गहमा गहमी होगी और अच्छे से वहाँ पर आपको एक्सपर्ट्स भी मिल जाएंगे, ऐसे एक्सपर्ट्स जिनकी एक्सपर्टीज से जो ख़वातीन हैं वो काफ़ी फ़ायदा भी उठा सकती हैं, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो ये एक फेस्टिवल होगा और उसके बाद क्योंकि लोड शेडिंग ने हम लोगों को सबको बहुत ज़्यादा तंग कर रखा हुआ है और लोड शेडिंग जो है वो बढ़ती ही जा रही है और गर्मी की शिद्दत जो है वो भी उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। तो आज लेस्को ऑफिस में आबिद शेर अली जो है वज़ीर ममलिकत पानी और बिजली, वो यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और यकीनन बिजली के हवाले से कोई ना कोई गुफ्तगू होगी और उस गुफ्तगू में जो अवाम है उसके लिए मुश्किल ही आने वाली है। कोई खुशी की खबर तो नहीं है, लेकिन अगर खुशी की खबर होगी तो यकीनन वो अप्रिशिएट की जाएगी। और इसके बाद होगा सीएम वज़ीर आला पंजाब की तरफ से कैबिनेट मीटिंग का अरेंजमेंट किया गया है जो कि यकीनन अमन ओमान के हवाले से होगी और उसके बारे में यकीनन बहस की जाएगी। और इसी तरह एक फुटबॉल लीग है, तो लाहौर में मिलते जुलते जो इवेंट्स हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और खुशखबरी भी है कि लाहौर में आज सुबह से ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम काफी अच्छा है, धूप जरूर है लेकिन उसके बावजूद मौसम अच्छा लग रहा है और दिल कर रहा है कि यहाँ पर भी एंजॉय किया जाए। मूड पर भी उसका असर नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रही थी। लाहौर से बहुत सी एक्टिविटीज तो हो रही है, साथ साथ मौसम खुशगवार हो गया है, तो लाहौर के शहरी तो इस मौसम को एंजॉय करें। इस्लामाबाद में भी जान लेते हैं कि वहाँ पर मौसम इस वक्त कैसा हो रहा है। राना तारिक से अपडेट्स हासिल करेंगे। राना तारिक, पहले तो ये बताएं कि मौसम कैसा है इस वक्त शहर में और क्या क्या एक्टिविटीज हैं आज। राना की कोशिश की जा रही है, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं और कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी आपको बताते चलते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि भारतीय खातून डॉक्टर उज़मा और पाकिस्तानी शहरी ताहिर अली की कहानी एक लव स्टोरी है या फ्रॉड, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ताहम उनकी कहानी में एक और ट्विस्ट आ गया है। पसंद की शादी करने वाली डॉक्टर उज़मा इल्जामात पर उतर आई है, कहती हैं कि गन पॉइंट पर निकाह करके रेप किया गया, बाहिफाजत भारत जाना चाहती हूँ। ताहिर अली ने भी इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। और अब देखना यह है कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा, क्योंकि दोनों जानिब से इल्जामात की बौछार जारी है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि पाकिस्तान में पहली बार कमजोर दिल अफराद के लिए लाइफ सेविंग डिवाइस मुतारिफ करा दी गई है। कराची कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में जिस मरीजों के लिए 35% से काम कर रहे हैं, इन्हें ये डिवाइस बिल्कुल मुफ्त लगाई जाएगी। इदारे के डायरेक्टर नदीम कमर ने बताया कि इस डिवाइस की कीमत तकरीबन 7 लाख से 17 लाख रुपए तक है, जो मरीजों को मुफ्त लगाई जाएगी। और अगर इस तरह की कोई डिवाइस लगाई जाएगी तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जिन लोगों के दिल कमजोर होते हैं उनको ये डिवाइस बहुत ज्यादा सपोर्ट देगी। लाहौर से आपको खबर दें, जहां पर गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी स्कैंडल में मुलव्वस एक खातून को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मरकजी मुलजिम डॉक्टर फवाद से गुर्दों के डोनर का राब्ता करवाती थी। डॉक्टर अल्तमश के मोबाइल का फॉरेंसिक टेस्ट भी मुकम्मल कर लिया गया है, जिसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारों को ठोस शवाहिद मिले हैं। और बिल्कुल FIA लगता है कि बहुत ज्यादा मुतारिक है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह के स्कैंडल्स को मंजर आम पर लाया जा रहा है और पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया जा रहा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इंसानी जानों के खिलाफ खेल रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं यहाँ पर एक शॉर्ट सी ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे खाना बनाने का झटपट तरीका। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और आपको बताएंगे येस्टरडे टॉप स्टोरी। पैमरा के चेयरमैन इब्सार आलम ने इंकशाफ किया है कि उनके स्टाफ को नामालूम अफराद की जानिब से खतरनाक धमकियां मिल रही हैं और इन हालात में उनके लिए काम करना तकरीबन नामुमकिन हो गया है। उन्होंने कहा कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं, लेकिन वो अपने अमले की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे।
इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चेयरमैन पैमरा अब्सार आलम ने अपने अमले के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आर्मी चीफ से मदद की अपील की। अब्सार आलम का कहना था कि सिर्फ ये धमकी आमेज माहौल ही नहीं जो उनके काम में रुकावट बन रहा है, बल्कि हर मामले को अदालतों में घसीटने की रिवायत भी एक मसला बनी हुई है। चेयरमैन पैमरा आला अदालतों से कुछ नाला भी दिखाई दिए, कहा कुछ करें, मामला अदालतों में स्टे की नजर हो जाता है। अब्सार आलम का कहना था कि हुक्म इम्तना की वजह से इसके फैसलों पर अमल दरामद रुक जाता है। अगर ये सूरत हाल तब्दील ना हुई तो पैमरा के लिए काम करना नामुमकिन हो जाएगा। और अखबारात के एडिटोरियल में कॉलमनिस्ट क्या लिख रहे हैं, इस पर नजर डालने के लिए और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफी नफीस सईम साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। कैसे हैं नफीस साहब? जी अल्लाह का शुक्र। क्या लिख रहे हैं? आज हम आते हैं डॉन में एक आया है PIS वेकअप कॉल। ये एक इस्लामाबाद हीथ्रो एयरपोर्ट की हीथ्रो फ्लाइट थी जिसमें पायलट दौरान परवाज जो है वो 2 घंटे के लिए उन्होंने आराम से सो गए और ट्रेनी पायलट के हवाले जहाज़ कर दिया गया। तमाम पैसेंजर की ज़िंदगी जो है वो उसके हवाले थी और वो 2 घंटे तक परवाज उतरा बगैर पायलट के। इस हवाले से इदारिया आया है और इसमें ये कहा गया कि ये कोई अपनी नौइयत का वाहिद वाक़या नहीं है। एक पायलट यूनियन एक इन्वेस्टिगेशन एक रिपोर्ट आई थी, उसमें एक तज्जियाती रिपोर्ट थी, उसमें ये कहा गया था, ये 2013 में हुई थी, कंपाइल की गई थी। इसमें कहा गया था कि इस तरह के यानी कि जो इस तरह पायलट्स के इंटरव्यू लिए गए जिनको चार्ज किया गया था सेफ्टी स्टैंडर्ड के हवाले से, तो उन्होंने 50% ने ये रिवील किया कि वो दौरान परवाज सो जाते हैं। और ये उसी रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि ना सिर्फ एक की पायलट मेन पायलट जो है कैप्टन सो जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि दोनों पायलट सो जाते हैं, कैप्टन भी और को पायलट भी, और ऑटो पायलट जहाज़ जो है वो चल रहा होता है, उड़ रहा होता है। तो ये एक इंतहाई खतरनाक है, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जानी चाहिए। खासकर PIA के हवाले से कहा गया कि नेशनल कैरियर है, इसके बारे में इसके स्टैंडर्ड्स को बिल्कुल मद्देनजर रखना चाहिए और इस तरह की कोताहियों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि PIA के हवाले से हम पहले भी देखते आए हैं, कभी एयर होस्टेस का स्कैंडल निकल आता है, कभी ड्रंक पायलट्स आ जाते हैं सामने। ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है। बिल्कुल नफीस सईम साहब, ये कोई पहला स्कैंडल नहीं है PIA की जानिब से, और जो बात आप बता रहे हैं, जो इंकशाफ आपने किया है, ये तो इंतहाई अफसोसनाक है कि आपने इतने लोगों की जिंदगी को रिस्क पर रखकर खुद आप सो गए हैं और ट्रेनी पायलट के आपने हवाले कर दिया। बहुत सी जगहों पे आपने जैसे कि बताया कि ऑटो आप उस पर चला देते हैं, पायलट जो है वो डेफिनेटली वो इस तरह से एयरक्राफ्ट आपका चल रहा होता है। मेरा यहाँ पे इस वक्त जहन जा रहा था वो ये कि क्या इसमें कहीं पर समवेयर आपको लगता है कि पायलट्स की ड्यूटी आवर्स का भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है? बहुत जबरदस्त, ये बहुत अच्छा सवाल किया और यही इदारिये ने भी उठाया आपका पॉइंट। आपका नहीं बल्कि आपने इदारिये का पॉइंट उठा लिया कि स्ट्रेन जो अंडर स्ट्रेन जो पायलट होते हैं इसको एड्रेस करना चाहिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ एक्यूज कर रहे हैं कि यार पायलट सो क्यों गया, क्यों PIA को ना सिर्फ इसकी तहकीकात करनी चाहिए बल्कि वो प्रोटोकॉल्स को भी देखना चाहिए कि PIA अपने कहीं पायलट्स तो अंडरस्टैंड तो नहीं है कि उनके ड्यूटी आवर्स बढ़ा दिए गए हैं, उनसे ज्यादती की जा रही है, उनसे जायद काम लिया जा रहा है, जिसकी वजह से स्ट्रेन के बायस वो जो है दौरान परवाज सो जाते हैं। इसका ख्याल जरूरी है। अच्छा, अगर हम पालपा देखें या PIA के दीगर मुलाजमीन की बात देखें तो जब वो एहतजाज करने को आते हैं, अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के लिए आते हैं, तो डेफिनेटली वो यही कहते हैं कि नहीं जी हम तो इतना काम करते हैं, हम तो एक्यूरेट रहते हैं, हम तो बहुत प्रॉपर होते हैं, हम सारी वो मेडिकल चीजें पूरी करते हैं और उसके बाद हम फ्लाई करते हैं। तो एक तरफ उनका एहतजाज देखें, उनकी डिमांड्स देखें और दूसरी तरफ आप उनकी लापरवाही देखें। मेरे ख्याल में इस तरह के जो पायलट हैं कि अगर आपका जो मेन पायलट है वो सो रहे हैं और आपका जो बाकी ट्रेनी पायलट है वो जहाज को चला रहा है, उसी टाइम पे कोई और हादसा पेश आ जाए, उसी टाइम पे मौसम खराब हो जाए या दीगर टेक्निकल फॉल्ट आ जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसी हवाले से जो है तहकीकात भी की जा रही है। अब कहा गया कि जी कोई रिपोर्ट पेश की जाए, लेकिन आपको लगता है कि इतनी सारी बातें करने के बाद भी आप 1 घंटा भी इस पर टॉक शो कर लें, PIA का हाल बदल जाएगा? देखिए बिल्कुल PIA को अपना हाल बदलने के लिए कोशिश जरूर करनी चाहिए, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत जरूरी है PIA के लिए, क्योंकि एक नेशनल कैरियर है और इसका स्टैंडर्ड तो सेफ्टी स्टैंडर्ड की हमने मेरे ख्याल से 2014 और 15 में भी रिपोर्ट आई थी, जो ये डिजास्टर प्रोन वन ऑफ द टॉप मोस्ट एयरलाइंस है, तो इसको अपनी सेफ्टी स्टैंडर्ड का ख्याल जरूर रखना चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए इस मामले में। नेक्स्ट इदारिया एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि खासकर हमारे आवाम के लिए एक बहुत मसला है, वो है पावर सेक्टर का, कि पावर सेक्टर एडिफ्ट डॉन का एडिटोरियल है, एक्सप्रेस का यही इस हवाले से एडिटोरियल है, गर्मी में बिजली की तवील तर लोड शेडिंग से शहरी बेहाल हो गए। गैस की भी सुनने में आ रही है। तो ये लोड शेडिंग जो की तो आखिर क्यों जंग का एडिटोरियल है। इदारिये ये कहते हैं कि बहुत हाइप की गई, बहुत हर रोजाना हम ये सुन रहे हैं 2017 2018 लोड शेडिंग का खात्मा, आप अंधेरों से निकल गए, नाम बदल देंगे। लेकिन हमने ये देखा कि अभी इतवार के रोज जो है 7000 मेगावाट जो
तलब थी और रसद थी, उसका गैप जो था, जो डिफरेंस था, वो 7000 मेगावाट पहुंच गया था, और ये तो अनप्रेसिडेंटेड था। और इसके हवाले से और 7 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। आप स्टैंडर्ड जो अगर आप देख लें शॉर्टफॉल वो 5000 है। 2013 अगर मई में आप देख लें, जिस वक्त हम कहते हैं कि वो बहुत वर्स्ट सूरत हाल थी, वहां पर अभी जो है वो 4 से 6000 मेगावाट शॉर्टफॉल थी। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि आपकी डिमांड में इजाफा हुआ है, उसके बावजूद ये बड़ी ग्रिम सूरत हाल है। गवर्नमेंट जो है क्यों नहीं कंट्रोल कर पा रही है इसके गवर्नमेंट, क्योंकि हम सिर्फ देख रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइन की तरफ जा रहा है और रॉ मेगावाट्स को हम कह रहे हैं कि ये ऐड कर रहे हैं। इस सूरत हाल से जो है वो तस्वीर बनती नजर नहीं आ रही। इदारिये ने ये भी गवर्नमेंट का वर्जन को क्रिटिसाइज किया है कि भाई आप गर्मी को ब्लेम कर रहे हैं कि गर्मी तो कोई ऐसा डिजास्टर तो नहीं है, नेचुरल डिजास्टर जो अचानक आ गया, आपने इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी। ये गर्मी का एक्सक्यूज नहीं है। और दूसरा ये कि शमसी तवानाई को इस्तेमाल करना चाहिए निचली सतह पर, ताकि जो है काउंटर कर सकें। साहब ये बताइएगा कि अभी आपने बताया कि पावर के हवाले से इस वक्त जो आ रही हैं खबरें और हम देख रहे हैं कि वाकई में जो शॉर्टफॉल है वो कुछ ज़्यादा ही है। आगे हम देख रहे हैं इलेक्शंस भी आ रहे हैं और तमाम तरह हुकूमतें जो है वो आवाम भी उसके ऊपर रिलाई करके चल रही होती है, जो लोड शेडिंग खत्म कर देगी, हम चले उसको आगे वोट दे देंगे। ऐसे टाइम पर जहाँ पर ये PMLN की जानिब से कहा गया था कि हम 2018 तक लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, और अभी भी हम देख रहे हैं कि शॉर्टफॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। क्या समझते हैं आगे आवाम जो है वो रिलाई कर पाएगी PMLN पर? देखिए अभी तो खैर हम PMLN की बात करते हैं। देखिए थर्मल जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं हमारे, इसलिए कि पानी की कमी हो गई है। अप्रैल बहुत गर्म तरीन महीना गुजरा है और हम थर्मल पावर प्रोजेक्ट में प्लांट्स पर हम रिलाई करते हैं। 18000 मेगावाट वो इसकी जनरेशन है। हम क्योंकि पावर प्लांट्स तो बन रहे हैं, कारखाने बदतरीज बन रहे हैं, सूरत हाल बहरहाल बेहतर होगी, लेकिन गवर्नमेंट को इस जो सिनेरियो जो इस वक्त करंट सूरत हाल है इससे काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट, इसका मतलब है गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं लूप होल्स थे, जिसकी वजह से हमें दोबारा वही 2013 वाली सूरत हाल का सामना करना पड़ा। लेकिन सारा जो इल्जाम है वो पिछली गवर्नमेंट पे डाल देते हैं और उनका यही कहना है, हुकूमत की जानिब से बयान है कि जी अगर वक्त से पहले आवाम ने एसी चला लिए तो हम क्या करें, थोड़ी सी लोड शेडिंग तो होगी। तो इस तरह के बयान सामने आते हैं और वो तो 2018 का वादा है कि 2018 के एंड तक ये सारे मंसूबे कंपाइल होंगे और फिर आवाम एक दफा देखेगी कि उन्होंने कितना काम किया है। लेट्स सी जो हुकूमत कह रही है, मैं तो यही कहती हूँ कि जो हुकूमत कह रही है अगर उसी को मान के चल लिया जाए तो 2018 दूर नहीं है। जी बिल्कुल, देखते हैं, इंतजार करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नफीस नईम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे और बड़े दो जबरदस्त किस्म के उन्होंने टॉपिक डिस्कस किए, और एक टॉपिक जो था वो हम सबका फेवरेट था जिससे हम रोज गुजरते हैं और वो है लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग के बारे में जितनी बातें हुई, लेट्स सी कि क्या होता है 2018 के इलेक्शन, बस ये आए और वो आए। आगे बढ़ते हैं और अनम आपको बताएंगी कि क्या हम बताने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब कुछ दुनिया भर की खबरें भी शामिल कर लेते हैं, जिसमें ये खबर हमने देखी कि अखबारों की भी जीनत रही है और ईरान के आर्मी चीफ मोहम्मद बाकरी ने धमकियों पर ये जो है वो उतर आए हैं और उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान ने हमारे इलाकों में हमले करने वाले शिद्दत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो हम पाकिस्तानी इलाके में दाखिल होकर कार्रवाई करेंगे। रॉयटर्स को इंटरव्यू में ईरानी फौज के सरबराह ने धमकी दी कि अगर पाकिस्तान ने सरहद पार ईरानी इलाके में हमले करने वाले दहशत पसंदों के खिलाफ कार्रवाई ना की तो ईरान पाकिस्तान में उनके ठिकानों को निशाना बनाएगा। मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी की जानिब से ये बयान गुज़िश्ता माह पाकिस्तान और ईरान की सरहदी मुकाम मीर जावा में 10 ईरानी सरहदी गार्ड्स की हलाकत के बाद आया। ईरान ने इस हमले के लिए शिद्दत पसंद ग्रुप जैश अल अदल को जिम्मेदार करार दिया। ईरान का दावा है कि उसके गार्ड्स को पाकिस्तानी इलाके से लॉन्ग रेंज गन के जरिए निशाना बनाया गया था। रॉयटर्स को इंटरव्यू में जनरल मोहम्मद बाकरी का कहना था कि वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी हुक्काम सरहद को कंट्रोल करेंगे और दहशतगर्दों को गिरफ्तार करके उनके ठिकानों को खत्म करेंगे। जनरल बाकरी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो ईरान पाकिस्तान की सरहद के अंदर भी कार्रवाई कर सकता है। उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दों के हमले जारी रहे तो हम उनकी महफूज पनाहगाहों और ठिकानों को निशाना बनाएंगे, चाहे वो कहीं भी हों। और अब नजर डालते हैं मजीद कुछ आलमी खबरों पर, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि मिस्र की अदालत ने अखवानुल मुस्लिमीन के सरबराह मोहम्मद बदी को उम्र कैद की सजा सुना दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक अखवानुल मुस्लिमीन समेत 3 रहनुमाओं को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जबकि अदम सबूत पर अखवानुल मुस्लिमीन के तर्जुमान समेत 21 अफराद को बरी कर दिया गया है। अदालती फैसले के मुताबिक मोहम्मद बदी और दीगर को पुरतशद्दुद हमलों की मनसूबाबंदी के इल्जाम में सजा सुनाई गई है। और अब देखते हैं कि इससे इजिप्ट में क्या असरात पड़ते हैं और क्या सूरत हाल बनती है वहां पर। इजिप्ट के बाद अब रुख करेंगे लंदन का, जहां की मसरूफ ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर लोगों के मोबाइल फोन छीनने वाला मोटरसाइकिल गिरोह अब सेंट्रल लंदन के इलाके बेटरसी में
भी लोगों के लिए खौफ की अलामत बन गया है। एक हफ्ते के दौरान 10 से ज्यादा वारदातें कर डाली। ये ग्रुप हाथों में तेज धार दरख्त काटने वाले आले उठाए राहगीरों को लूटकर और गाड़ियों के शीशे तोड़कर सामान चोरी करता है। और हो सकता है आपको दिखाएंगे कि दुपट्टों में आजकल कौन कौन से कलर्स इन हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं आज की तारीख की, जो हमेशा की तरह इंतहाई अहम होती है। और आज की तारीख क्या है ये हम आपको बताएंगे कि आज के दिन यानी 9 मई 1989 को नासा ने मैगलेन नामी स्पेसक्राफ्ट को वीनस सैयारे पर भेजा था। मैगलेन स्पेसक्राफ्ट वीनस पर पहुंचने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था जो मुकम्मल रडार मैपर का हामिल था, जो वीनस की अर्जियात यानी जियोलॉजी और जियोफिजिक्स का पता लगाने गया था। कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ने वाले इस स्पेसक्राफ्ट में कमांडर डेविड एम वॉकर और रोनाल्ड जे ग्रेप सवार थे। इस स्पेसक्राफ्ट ने 2 दफा पूरे सैयारे का चक्कर इसके गिर्द घूमकर 486 दिनों में मुकम्मल किया और हर 3 घंटे के वक्फे से इसकी रडार इमेजेस भेजी। साइंसदानों ने पहली दफा वीनस का ग्लोबल मैप मुकम्मल किया, जिसमें हल्के उड़ते पीले बादल, गर्म चट्टानों, वोल्केनोस और धूल से भरे मैदानों की तस्वीर शामिल थीं। और यहाँ पर आपको एक अहम खबर देंगे अफगानिस्तान से, जहाँ पर सूबे परवान में मदरसे में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में उलमा काउंसिल के सदर अब्दुल रहीम शाह समेत 9 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए। इंतहाई अफसोसनाक खबर है आपको दे रहे हैं अफगानिस्तान से, जहाँ पर सूबे परवान में मदरसे में धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में उलमा काउंसिल के सदर अब्दुल रहीम शाह समेत 9 तालिब इल्म जाँ बहक हो गए हैं। जी हाँ, इंतहाई अफसोसनाक खबर है। इस हवाले से जैसे जैसे हमारे पास अपडेट्स आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। खैर, बैक टू द शो। अब कुछ बात हो रही है दुपट्टे के हवाले से, दुपट्टे की रंगाई के हवाले से। तो दुपट्टा फैशन की, तो जनाब खवातीन मुख्तलिफ रंगों के दुपट्टे तो ओढ़ती हैं, लेकिन क्या ये उन्हें पता है कि दुपट्टा किन मराहिल से गुजरता हुआ उनके पास पहुंचता है? जी हाँ, तो इसी हवाले से हमारी टीम ने दुपट्टे को मुख्तलिफ रंगों में रंगने वाले मोहम्मद नफीस से बात की है। आइए देखते हैं। मेरा नाम मोहम्मद नफीस है और तकरीबन ये डाइंग का काम मैं 9 साल की उम्र से कर रहा हूँ। 16-17 साल हो गए मेरे को ये काम करते हुए। हमारे पास शेड रखे हुए होते हैं, रुपट्टा बंधा हुआ होता है मैचिंग के अंदर, वो रुपट्टा खोलना पड़ता है, मैचिंग देखनी पड़ती है, उसके हिसाब से रंग मटेरियल डलता है उसके अंदर, शेड बनाने पड़ते हैं। एक रंग से बनने वाला है एक रंग से बनेगा, अगर 4-5 रंग मिक्स करने वाले हैं तो 4-5 रंग मिक्स करने पड़ते हैं, फिर वो शेड बनता है। तो रंगों के हिसाब से होता है। अब ये क्या शेड है, ये क्या मांग रहा है, शेड देखना पड़ता है कि ये पिंक से ही बनेगा या इसमें मज़ीद और रंग भी डलेंगे। अगर पिंक से ही बनने वाला होगा तो वो पिंक से ही बनेगा, अगर जैसे कि वो डल शेड पे या पर्पल शेड पे तो उसमें जामनी भी डलेगा। तकरीबन पहले काम सीखते थे तो रुपट्टे सुखाते थे धूप के अंदर, काम सीख गए तो चूल्हे के आगे खड़े होते हैं, तो इसकी वजह से इतना पता नहीं चलता। गर्मी ज़रूर लगती है लेकिन बर्दाश्त करनी पड़ती है। 2-3 मिनट में बन जाता है। अगर जैसे कि डार्क कलर है तो उसके अंदर कम से कम भी 10 से 15 मिनट लगते हैं, इसलिए वो पकाई मांगता है। वो उसकी जितनी पकाई करोगे वो जितना डार्क से डार्क कलर आएगा। जैसे कि आधा पल्लू वाला होता है तो उसको पकड़ के करना पड़ता है। अगर बंदाई वाला होता है तो फिर वो बच्चे एक कलर बना के देते हैं, फिर उसको बांध के लेकर आते हैं, फिर उसका रंग कटता है। रंग कटने के बाद फिर उसको धोते होते हैं, मतलब जैसे कि फिर उसके ऊपर दूसरा कलर करते हैं। शेफून का होता है, पॉलिस्टर होता है, पॉलिस्टर के ऊपर ज़्यादा हैवी कलर ओरिजिनल के कलर नहीं आते हैं, तो इसके हिसाब से फिर पॉलिस्टर के अगर कस्टमर लेकर आ गया उसके ऊपर हैवी कलर डार्क कलर करवाने तो पॉलिस्टर फिर हम वापसी कर देते हैं कि नहीं इसके ऊपर ये कलर नहीं आएगा। अगर शेफून का होता है तो उस पर हर कलर बन जाता है। 8वें-9वें रोजे से तकरीबन हमारा सीज़न शुरू हो जाएगा। फिर काम का वही होएगा, सुबह 12 बजे आ रहे हैं तो रात को 1-1, 2-2 बजे जा रहे हैं। तो फिर ईद के बाद भी यही है कि ईद के बाद शादियों का सीज़न शुरू होता है, तो हम तकरीबन फिर यही बकरा ईद का सीज़न लग जाता है, उसमें भी यही टाइमिंग चलती है, 2-2, 3-3 बजे रात को घर पे जाते हैं। हर कलर की अपनी हिसाब से डिमांड होती है। अभी तकरीबन टी पिंक कलर चल रहा है,
पीच कलर चल रहा है आजकल ज़्यादा, सी ग्रीन कलर चल रहा है, ये 3 कलर ज़्यादातर चल रहा है। दुपट्टे के हवाले से बातचीत हो रही है, तो अगर आपने सादा ड्रेस भी पहने और उसके साथ इतने रंगीन दुपट्टे पहने हुए, मेरा ख्याल है बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे भी अब गर्मी आ रही है तो व्हाइट ड्रेस अगर आपने पहने उसके साथ ये रंग बिरंगी कलरफुल से दुपट्टे पहने हो तो गर्मी में आपको थोड़ा अच्छा देखने में मिलता है, मतलब आंखों को बहुत खूबसूरत मिलती है। बिल्कुल, और जो लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं उनके लिए तो दुपट्टा इंतहाई अहमियत का हामिल है। और जैसे कि आपको दुपट्टा रंगने वाले ने बताया कि आप उसको किस तरीके से पक्का कलर ला सकते हैं। अच्छा, ये भी एक बड़ी लक होती है कि आपको कोई एक ऐसा दुपट्टा, एक ऐसा डायर मिल जाए जो वही कलर्स आपको दे दे जो आप चाह रहे होते हैं, क्योंकि कुछ कलर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा लो क्वालिटी या कच्चे होते हैं, तो धोने के बाद गायब हो जाते हैं और फिर उसमें जो है वो आपको पता ही नहीं लगता कि यार आपने एग्जैक्टली यही कलर मांगा था, और सारे सूट की जो है वो शो भी बेकार हो जाती है। खैर, इस हवाले से मजीद भी आगे हम बहुत सारी बातें करेंगे आज, क्योंकि दुपट्टे का मामला है। तो अब क्या है हमारे पास? अब हमारे पास कुछ खाने पीने की बातें हैं और आज रैपिड रेसिपी में बन रहा है सैलेड पास्ता। देखते हैं कि किस तरह से बनता है। आपने कितना मजेदार सा पास्ता सैलेड था। और पास्ता के हवाले से अगर बात करें तो डेफिनेटली एक इटालियन डिश है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तानी लोग जब भी पास्ता बनाते हैं उसके अंदर मैंने देखा है कि रेड चिलीज भी डली होती है, हल्दी भी डली होती है। और मुझे समझ में नहीं आता कि जब हम कभी पास्ता बना रहे होते हैं तो हम ये क्यों नहीं जानते कि जो डिश जैसी है उसको वैसे ही बनाया जाए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त मावरा ने जैसी डिश बनाई है तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छी भी थी और बिल्कुल एक्यूरेट थी। और मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हम पेट्रियाटिक कॉम है तो हमें खाने बनाते हुए भी याद आ जाता है कि खाना पेट्रियाटिक होना चाहिए। बिल्कुल, इसीलिए हम जो है वो उसके अंदर लाल मिर्च और हरी मिर्च डाल देते हैं। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको डिजाइनर साइमा से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज जना बात हो रही है आज दुपट्टा फैशन के हवाले से, तो इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एक डिजाइनर भी मौजूद है, जोहा, जिन्होंने खुद भी बहुत प्यारा दुपट्टा पहना हुआ है। इनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जोहा, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वेलकम टू गुड मॉर्निंग आज। थैंक्स। अच्छा जोहा, आज हम बात कर रहे हैं ओवरऑल दुपट्टा फैशन पे कि कौन कौन से दुपट्टे और उन पर क्या क्या काम इन है। तो सबसे पहले ये बताएं कि आजकल डेफिनेटली अब तो ईद का सीजन भी है और गर्मियाँ भी उरूज पे हैं, तो ज्यादातर आप दुपट्टा डिजाइन करती हैं, तो किस तरह की डिमांड आपके पास आती है कि हमें इस तरह का दुपट्टा चाहिए? हम जब दुपट्टा डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो मोस्टली पहले सूट को देखते हैं सामने कि किस तरह का सूट है। तो वैसे तो अब आजकल समर है तो ज़ाहिर है लॉन जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो पहनी जा रही है, तो उसके साथ जो है शेफून का दुपट्टा मोस्टली होता है डिज़ाइन, या फिर जो है नेट दुपट्टा विद एम्ब्रॉयडरी फैशन में। तो ये सब मतलब उसको फिर हम जो है तैयार करते हैं डोरी पाइपिंग करके। आजकल दुपट्टा पट्टी बहुत फैशन में है, तो मतलब सूट के साथ दुपट्टे का लुक जो है ना वो सबसे ज़्यादा डिफरेंट होना चाहिए, तो इसी वजह से सूट जो है वो फिर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, स्पेशली अगर हम बात करें लॉन के ड्रेसेस की, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, तो अब जो डिजाइनर्स बना रहे हैं, क्योंकि ड्रेस बहुत ज़्यादा हमने देखा है कि अब हैवी होते हैं, हैवी इन द सेंस कि उसके ऊपर काम बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है
कि आपके लॉन पे समर्स सीक्वेंस के भी भी हैं तो है। उसमें आपने बहुत ज्यादा सीक्वेंस के साथ उसमें मतलब आपके स्लीव्स अलग है, आपकी बैक अलग है, गला अलग है, उसके अलावा फिर आपने अगर उसमें कलियां डलवानी है वो अलग है, तो इतना ऑलरेडी आपका ड्रेस हैवी होता है। ऐसे में दुपट्टे के हवाले से आप क्या सजेस्ट करती हैं कि दुपट्टा कैसा होना चाहिए? अगर आपको सूट बहुत ज्यादा हैवी है तो फिर दुपट्टा आपको फिर उसके साथ प्लेन में वेयर करें तो फिर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा। जैसे कोई एक कलर या दो कलर में आप उसको डाई करा लें, जैसे चुनरी के दुपट्टे लॉन के सूटों के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं लोगों को, तो जो है इस तरह से फिर जो है या नेट का प्लेन नेट पे जो है लाइट एम्ब्रॉयडरी के साथ आप उसके साथ वेयर करें तो डिफरेंट सूट के साथ फिर वो बहुत ज्यादा अच्छा अच्छा, देता है। एक इस तरह के दुपट्टे भी होते हैं कि वो मतलब शेफून होते हैं, यानी कि वेट उनका जो है वो बहुत लाइट होता है, यानी इजी टू वेयर होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो साइड्स के ऊपर पैनल के ऊपर बहुत सारा काम बना हुआ होता है, तो वो फिर आप किस तरह मैनेज करती हैं कि एक दुपट्टा जो ऑलरेडी शेफून का है उसका वो खुद ही इतना लाइट वेटेड है और उसके ऊपर फिर काम बनाना काफी डिफिकल्ट नहीं होता? और वो ही आजकल मेरे ख्याल में डिमांड है कि हमें लाइट वेट चाहिए लेकिन काम पूरा होना चाहिए। नहीं, फिर वो उसको ज़ाहिर से हिसाब से बनाया जाता है, वो पूरा अड्डे पे लगकर फिर वो बनता है तो अच्छा। उसको हाँ वो तो फिर सही बनता है, मतलब अल्लाह वो इजीली अच्छा वो इजीली कैरी भी हो जाता है, वो इजीली कैरी इसलिए हो जाता है कि फिर उसका वेट इतना नहीं होता तो वो बोरो करने में आसान रहता है फिर। अच्छा, दुपट्टों की अगर हम बात करें तो एक तो दुपट्टे वही हैं, आज मैं शो के स्टार्ट में भी ये बात करी थी कि कुछ दुपट्टा तो वो होते हैं जो हम अपने कैजुअल वेयर में यूज करते हैं, लेकिन कुछ दुपट्टे ऐसे होते हैं जो ब्राइडल वेयर के साथ। और आजकल मैंने देखा है कि एक नया ट्रेंड आ चुका है कि लड़कियां उनके दुपट्टा जो शादी के ड्रेसेस के दुपट्टा होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं, तो वो साइड पर उन्हें लेती हैं और सर के ऊपर जो है उन्होंने लाइट जॉर्जेट की रेड कलर की भी ली होती है। लेकिन अगर आपको उस दुपट्टे की मैं बात करूं तो उसको हम फैंसी हल्के वेट में कैसे बना सकते हैं कि वो आप इजीली कैरी भी कर सको, आपका हेयर स्टाइल भी पीछे से नजर आए और वो लाइट वेट भी हो? बस ये कि उसको हम जो फ्रंट उसका होता है वो थोड़ा हैवी कर देते हैं या एक साइड दामन पे काम ज्यादा दे देते हैं ताकि पीछे उसका वेट जो है पीछे की तरफ कम जाए, तो नीचे फिर उसका ज्यादा, क्योंकि वो तो नीचे चला जाता है तो उस पर इतना काम नहीं देते, सिर्फ फ्रंट की साइड पे, ताकि वो सामने जब जो है कोई भी ब्राइड जो है वो बोरो करती है तो फिर वो उसको लुक अच्छा आता है। अच्छा, तो डेफिनेटली दुपट्टे का लुक तो हमेशा से अच्छा आता है, लेकिन एक दुपट्टा होता है जो बड़ा मुश्किल होता है हर डिजाइनर के लिए बनाना, और वो होता है हैदराबादी सूट का दुपट्टा, जो कि 3 गज का दुपट्टा, 7 गज का। मैंने कहा कि 7 गज का होता है और उसका स्टाइल ही दूसरा होता है लेने का ना, तो उसको तो मतलब खुद आप बोरो कर भी नहीं सकते। हाँ, तो वो किस तरह से डिजाइन करते हैं? क्योंकि मैंने इस दफा सोचा था कि ईद पे मैंने हैदराबादी सूट बनाना है, मैंने तो 3 गज सोच के आप तैयारी कर ले, 7 गज थान लपेटने कैसे आप कितना लंबा होता होगा? बहुत लंबा, साड़ी से भी समझ लें ज्यादा लंबा हो जाता है। क्योंकि मैंने किसी डिजाइनर को कहा तो उन्होंने कहा उसका दुपट्टा जो है वो बहुत लंबा होता है। जी बिल्कुल, बहुत लंबा होता है, तो उसका थोड़ा तरीका ऐसा होता है कि वो पीछे से हम लाते हैं तो फिर वो मतलब साड़ी की फॉल की तरह उसको प्लेट्स देके फिर एक साइड पिन किया जाता है, तो फिर वो पूरा नीचे से ऊपर तक इस तरह से आता है, तो और दूसरी साइड से भी फिर ऐसे ही होता है। तो दूसरी साइड से फिर उसको हाथ में कैरी करते हैं आप? हाँ, डिपेंड करता है कि आप हाथ पे कैरी कर लें उसको या वो साइड शोल्डर, क्योंकि वो हैदराबादी सूट ही इतनी सारी उसमें कलियां होती है। कितनी कलियां होती है बाय द वे सूट के अंदर? वो जो वो डिपेंड करता है, कोई 16 कोई 32 इस तरह से जो मैं जब ऑन एयर आऊंगी अगर तो वो मेरा बस फिर पूरे आप वही नजर आएगा। सही। वैसे मोस्टली तो हम लोग जो दुपट्टा वेयर करते हैं वो 2.5 गज या यानी कि बहुत होगा तो 3-3.5 गज, इसके अलावा नहीं। लेकिन ज़ाहिर है जो हैदराबादी की तो होता है 7 गज का, लेकिन जैसे ब्राइडल का बनाते हैं तो वो थोड़ा सा लंबा होता है ताकि वो भी उसकी भी ताकि खूबसूरती आए पहनने में। तो ठीक, अच्छा, तो डिमांड दोबारा से एक सवाल पूछना चाहूँगी कि डिमांड आजकल क्या है जब लेडीज़ आती हैं आपके पास के इस तरह का दुपट्टा डिज़ाइन कर दीजिए, और ये भी बताइएगा कि लॉन के सूट पे, क्योंकि बहुत अभी मैं रिसेंटली शॉपिंग करी थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि अब शेफून दुपट्टे का जो दौर है वो जाता जा रहा है, अब लॉन ही आ रही है, तो क्या वाकई ऐसा है? नहीं, लॉन के साथ अब शेफून भी दुपट्टा चल रहा है, लेकिन जैसे प्रिंटेड नेट प्रिंटेड पे आजकल बहुत फैशन में दुपट्टा, तो उसके साथ ये कि आप जैसे एक कलर की डोरी
पाइपिंग या पट्टी दुपट्टा पट्टी करवा के उसको वेयर करें। तो ये दुपट्टा पट्टी क्या है? आपने 2-3 बार मेंशन किया। दुपट्टा पट्टी जैसे अभी पहले तो डोरी पाइपिंग का बहुत फैशन चला हुआ था कि हर कोई आता था कहते थे डोरी पाइपिंग करवा दें, डोरी पाइपिंग करवा दें। अब जो है वो इस तरह से हो गया कि पट्टी को हम इस तरह कहते हैं कि आधा इंच की पट्टी ऊपर नजर आती है और अंदर जो है 2.5 या 3 जो है इंचेस की पट्टी अंदर मुड़ी हुई इसको दुपट्टा पट्टी कहते हैं। इसको दुपट्टा पट्टी कहते हैं। अच्छा, वो जो एक पाइपिंग होती है जिसमें बारीक वाली लाइन आती है और राइट, अच्छा आप उसको दुपट्टा पट्टी कह रही हैं। ये बताइएगा कि पाइपिंग के हवाले से क्योंकि आपने बात की है, तो जब भी कभी हम पहले की बात करें तो खवातीन को ये बहुत होता था कि हमने एक अगर दुपट्टा ले लिया तो उसके साथ उतनी ही ज्यादा हमें बेल भी चाहिए और वो चारों किनारे पे लगाने। बेचारे लेस वाले तो अब थोड़े से वन साइडेड हो गए हैं इस वजह से, क्योंकि मतलब थोड़ा कम खर्चा हो गया लेडीज का दुपट्टा। बस आसानी से होता है कि भाई आपने टेलर को दिया और पाइपिंग करके जो है और वो अलग खूबसूरत भी लग रहा होता है। बाकी ये कि अभी भी लेसेस का फैशन है, ऐसा नहीं है। हाँ, चारों साइड पे तो नहीं है कि चारों साइड पे है या सिर्फ बॉर्डर्स पे है? हाँ, बॉर्डर्स पे मोस्टली ज्यादा है। बहुत सारी लेडीज हैं जो करवाती हैं, जैसे छोटी सी जो है किनारे वाली लेस जो है वो, या अब पीकू बहुत फैशन में दुपट्टे पे पीकू चल रहे हैं। वाला आजकल दुपट्टों के ऊपर इन्हें, क्योंकि मैं पीकू से बहुत तरह के आ गए हैं। उसमें जरी भी लगी हुई होती है, जरी भी लगी है, बीड्स भी लग रहे हैं, पर्ल्स भी लग रहे हैं, यानी कि बहुत सारी वैरायटी है। जैसे पहले लेडीज कंगूरा बनाती थी दुपट्टों पे बैठ के, तो अब वो भी उनको जरूरत नहीं रही है, वो भी पीकू से बन जाता है इस तरह के। जी बिल्कुल, तो बहुत ज्यादा जो लॉन के ड्रेसेस हैं डेफिनेटली पूरा साल आधे साल यहाँ पर सब लॉन ही पहनते हैं और लॉन है भी इतनी एक्सपेंसिव, तो उसका जो दुपट्टा होता है उसमें ऑलरेडी जो लॉन का ड्रेस होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारा काम हुआ होता है, या कुछ प्रिंट होता है या एम्ब्रॉयडर्ड होता है, उसके ऊपर जरूरत पड़ती है फिर कि आप उसका पूरा पैनल लगवाएं, उसको फिर तो प्रॉपर एक दुपट्टा बना के उसको एक सोफिस्टिकेटेड सा सूट बना दें, क्योंकि वो नहीं, अगर सूट ऑलरेडी बहुत ज्यादा उस पे वर्क है और इतनी मतलब जरूरत नहीं है कि दुपट्टे को भी फिर उतना ही ज्यादा ओवरलोड किया जाए काम से, तो फिर दुपट्टे को लॉन के सूट के साथ हल्का रखा जाता है और जी बिल्कुल लाइट वेयर में रखा जाता है। और अगर आपका ड्रेस सिंपल है तो फिर दुपट्टे पे ज्यादा फोकस होता है। अच्छा सोहा, ये भी बताइएगा कि आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे तमाम जो लॉन के ड्रेसेस होते हैं उनके गलों पे बहुत ज्यादा काम हुआ होता है और समटाइम्स दुपट्टे भी उसके बड़े हैवी होते हैं, तो अगर आपको गला भी अपना दिखाना है, प्रॉपर्ली उसके ऊपर काम दिखाना है, तो दुपट्टे को वेयर करने का प्रॉपर वे क्या होगा? दुपट्टे को वेयर ये कि वन साइड शोल्डर आप ले सकते हैं, वो बहुत स्मार्ट लुक देता है, या फिर आप सिर्फ नेक में उसको बोरो करें और पल्ले उसके सामने की तरफ ले आए फ्रंट पे, तो इसी तरीके से फिर उसको शो करते हैं। अदरवाइज तो और अगर दुपट्टे पे काम ज्यादा है तो फिर उसको आप ओपन करके पहन लें, प्रिंट अच्छा है तो फिर दुपट्टे को शो करें। अब मैं आपको देख रही थी कि आपकी गले पे भी बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, लिया हुआ तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, डाई एंड डाई जो दुपट्टों का कॉन्सेप्ट है कि अगर मैंने कोई ड्रेस लिया और मुझे उसके साथ सिर्फ कुर्ती मिली है, दुपट्टा नहीं मिला है, लेकिन समहाउ मुझे दुपट्टा मैच करना है, तो डाई का क्या कॉन्सेप्ट है? उसके लिए कौन सा दुपट्टा खरीदा जाए जिसके ऊपर वो सेम कलर आ जाए? जी सिल्क का दुपट्टा मोस्टली, या शेफून जॉर्जेट का दुपट्टा। सिल्क का दुपट्टा? जी, सिल्क का दुपट्टा बहुत ज्यादा शाइनी नहीं, सिल्क का दुपट्टा ये होता है कि जैसे अगर नेट पे कुर्ती है और बहुत सारे लोग नेट पे दुपट्टा वेयर करना अच्छा नहीं समझते, तो फिर उसके साथ सिल्क का दुपट्टा लेना अच्छा लगता है, क्योंकि वो भी लाइट होता है फैब्रिक में और नेट भी लाइट होती है, तो उसके साथ एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि जोहा यूजुअली ये होता है कि हम जब दुपट्टा कोई कुर्ती ले लेते हैं तो आजकल डिजाइनर दुपट्टा उसके साथ नहीं देते या फिर उसके साथ क्यूरेट भी नहीं होती, तो आपको अलग से मोस्टली ज्यादातर होता है यही है कि जी कुर्ती के साथ जो है दुपट्टा आप खुद बना रहे होते हैं, तो ज्यादातर तो रेडीमेड दुपट्टे मिल जाते हैं, जैसे आजकल चुने हुए दुपट्टे बहुत फैशन में, चुनरी स्टाइल के, अब जो है लॉन प्रिंटेड दुपट्टे बहुत चुने हुए आ गए, तो इतना मुश्किल नहीं रहा कि आप इतनी एक चीज के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं कि एक दुपट्टा बनाना है, तो आप फिर उसको खरीद रहे हैं, फिर डाई भी करवा रहे हैं, फिर उसको चुनवा भी रहे हैं, फिर पीकू भी करवा रहे हैं, तो अब ये है कि लोग जाते हैं और जो है बस कुर्ती के साथ। आज भी कुछ ऐसी खवातीन हैं जो घर के अंदर ही अगर चुनरी का दुपट्टा है तो उसके अंदर भी डोरी खुद लगा रही होती है, और समटाइम्स ऐसे भी मैंने देखा है कि अगर उन्होंने कलर को डाई करना है तो वो डाई कलर लाके घर में खुद करना शुरू कर देती है। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। अगर आपको वो दुपट्टा डाई करना है और आप चाहते हो कि इसका कलर जो है वो देर पाऊं, तो कोई ऐसी चीज, कोई टिप बताएं हमें कि हम उस दुपट्टे के जो जिसको डाई करना है उसके अंदर हम कोई ऐसी चीज डालें जिसकी वजह से उसका कलर बड़ा पुख्ता हो। नहीं, ये तो डाई वाले से पूछना पड़ेगा। चले ओवरऑल
ओवरऑल दुपट्टे की बात हुई तो ये बताएं कि हम जितने भी ड्रेसेस वेयर करते हैं उसमें आजकल जो है वो लॉन्ग गॉन भी बहुत इन है, और बहुत सारे लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब वो स्ट्रेट शर्ट के ऊपर लॉन्ग गॉन वेयर करते हैं तो कुछ फैमिलीज होती हैं जिनके घरों से बाकायदा कहा जाता है कि ये दुपट्टा आपने इस पे भी वेयर करना है। तो उस गॉन के ऊपर फिर एक तो आपने शर्ट वेयर किया है, फिर गॉन वेयर किया है, अब उसके ऊपर दुपट्टा किस तरह एडजस्ट? वो बस सिर्फ नेक पे जाता है, वो सिर्फ नेक पे आता है। तो फिर वो जो कॉलर होता है वो उसका सारा शो जा रहा है, आप उसको वन साइडेड ले लें या सिर्फ हैंड से बोरो कर लें ताकि वो सिर्फ रिप्रेजेंट हो करेंगे। और दुपट्टों के फैशन के ऊपर बात हो रही है तो इस डिस्कशन हम कंटिन्यू रखेंगे। यहाँ पर आपको बताएं कि खवातीन की कोशिश होती है कि उनके कपड़ों के डिजाइन और रंग उनके चेहरों के मेकअप से भी जो है वो झलके साथ साथ, यही वजह है कि दुपट्टा भी चेहरे पर आए और रंगों का अक्स हो जाता है। बिल्कुल, और आजकल दुपट्टे भी मुख्तलिफ डिजाइन में आ गए हैं, और आजकल सबसे ज्यादा कौन से डिजाइन के दुपट्टे मार्केट में हैं? गुड मॉर्निंग, आज की टीम ने एज यूजुअल एक डिजाइनर से बात की है, आइए आपको सुनवाते हैं कि डिजाइनर क्या कह रहे हैं। आजकल तो दुपट्टा काफी अपनी इम्पोर्टेंस खो रहा है, लेकिन फिर भी डिजाइनर्स जो हैं वो दुपट्टे बना रहे हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत लगता है आपके ड्रेस के साथ। एक तो ये आपकी ड्रेस में एलिगेंस देता है, ब्यूटी देता है, फिर आपको कॉन्फिडेंस देता है। तो आजकल तो ये है कि बेइंतहा डिजाइन हैं, प्रिंट्स चल रहे हैं सिल्क पे, प्योर सिल्क के दुपट्टों पे बड़े खूबसूरत प्रिंट्स चल रहे हैं मैचिंग कलर्स के साथ, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे हैं, सीक्वेंस वर्क है, सितारों का काम है, मतलब कोई लिमिट नहीं है वर्क की दुपट्टे के लिए। आजकल दुपट्टे ज्यादा ब्यूटिफाई कर रहे हैं आपके ड्रेस को। नया डिजाइन के तो यही है कि एक तो स्कार्फ्स बहुत इन है, दूसरा बहुत बड़े बड़े दुपट्टे काफी आजकल चल रहे हैं जिसमें प्रिंटेड काफी प्रिंटेड दुपट्टे होते हैं, वो चल रहे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड कपड़े चल रहे हैं, एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टे चल रहे हैं, शिफॉन के दुपट्टे चल रहे हैं। समझे कि जो पुराने दौर में जो खूबसूरत दुपट्टे हुआ करते थे वो वापस लौट के आ गए और वो बहुत पसंद किए जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो पूरा कलेक्शन डिजाइन करती हूँ फॉर्मल, और ये कोई 2012 से कर रही हूँ। और लेकिन हाँ, मेरी हमेशा ये प्रायोरिटी रही है कि मेरे ड्रेस के साथ खूबसूरत सा दुपट्टा भी हो मैचिंग, या कंट्रास्ट कलर का हो या मैचिंग कलर का हो। तो इट्स बिन मेनी इयर्स जब से मैं दुपट्टे और ड्रेसेस साथ बना रही हूँ। आइडियाज की कोई सोर्स नहीं है, आइडियाज खुद ब खुद आते रहते हैं सुबह शाम उठते बैठते, और फिर मैं उसको स्केच कर लेती हूँ और मेरे कारीगर्स मुझे ड्रेस की मैचिंग के लिहाज से वो बना देते हैं। चलिए जी, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारी दुपट्टा डिज़ाइनर जोहा, और इनसे हम बड़े मज़े की बातें कर रहे थे, और मैं पूछ रही थी इनसे कि मुझे जो है वो कोई ऐसा दुपट्टा बताएं जो बहुत ज़्यादा हैवी भी नहीं हो और थोड़ा लेंथ में भी शॉर्ट हो और इजी टू कैरी हो, ऐसा कोई दुपट्टा। बिल्कुल, स्कार्फ की सूरत में जो होते हैं उनकी थोड़े छोटे हो जाते हैं, वो नहीं, थोड़ा उससे अगर आपने लॉन्ग, हाँ, तो उसका भी तरीका होता है कि डबल के बजाय आप सिंगल वे पे दुपट्टा बना लें, और लेंथ अगर आपको कम चाहिए सिर्फ गले में स्कार्फ की सूरत में लेने में, तो उसकी लेंथ भी आप कम करवा लें। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं दुपट्टा कैरी करने के लिए, मतलब एक चीज के लिए हम बाउंड नहीं है कि दुपट्टा लेना है तो बस बड़ा सारा लेना है और उसको। अच्छा, वैसे नॉर्मल दुपट्टे की कितनी होती है, कितने इंच का एक दुपट्टा जो है? 2.5 इंच का, 2.5 इंच का, यानी जो हम कैजुअल लाइफ में जो हम वियर करते हैं तो वो 2.5 इंच का, क्योंकि वो फिर इतना इजी नहीं होता, मतलब इजी रहता है, टफ नहीं होता कि यहाँ से लटक रहा है या वो हो रहा है, फिर उसको आप लें आराम से। अच्छा, जो नेट के दुपट्टे होते हैं यूजुअली तो वो वैसे इतने खूबसूरत लग रहे होते हैं, इतने प्यारे लग रहे होते हैं कि वो दिल करता है बस आप जो है वो प्लेन ड्रेस पहन लें और नेट का आप दुपट्टा वेयर कर लें। तो नेट के दुपट्टे के ऊपर अगर कोई चाहे कि वो साइड पे पर्ल्स लगा ले या बॉल्स लगा ले,
तो वो एक तो वो क्या उसके ऊपर टिक जाते हैं, मतलब वो ज़्यादा हैवी तो नहीं होता, और दूसरा ये है कि क्या वो खूबसूरत लगते हैं? जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और या फिर नेट के दुपट्टे पे होता है कि बिल्कुल लाइट सी एम्ब्रॉयडरी सिर्फ बॉर्डर पे, बॉर्डर लाइन पे उस पर हुई हुई हो, और उस पर आप जो है पर्ल्स आजकल चल रहे हैं, बहुत सारे जो है लोग चाहते हैं कि उसमें जो है टसल्स वगैरह भी हैंग कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा उसका ये होता है कि वेट हो जाता है, ये नहीं कि वो अगर वो जो बॉल्स लगाई होती हैं, कुछ लोगों ने वो डायरेक्टली अप्लाई की होती है कॉर्नर्स के ऊपर, और कुछ लोगों ने जो है वही जो आप कह रही हैं दुपट्टा पट्टी करके फिर उसके ऊपर अप्लाई की होती है, तो राइट वे क्या है? अच्छा पट्टी करके लगाएं, पट्टी करके डायरेक्टली लगाएंगे तो वो फिर इतना मजा नहीं देगी, तो अगर अच्छा। पट्टी करके लगाएं तो फिर ये कि दुपट्टे की बॉर्डर लाइन भी अच्छी हो जाएगी, नीट, और क्योंकि नेट को आप पिकू नहीं करा सकते, पिकू भी नहीं करा सकते, उसको मोड़ कर अगर आप बखिया करेंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगेगा, तो फिर ये कि उस पर पट्टी करवा के फिर उसमें बॉल्स लगा दें तो वो चलें। थैंक यू सो मच जोहा, आप हमारे साथ थी, और आज का टॉपिक जो था वो फैशन, दुपट्टा फैशन के हवाले से था, जिस पे तफसीली तौर पर आपने हमसे बातचीत की। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। और जनाब उम्मीद है कि आपको जोहा की बातें बहुत अच्छी लगी होंगी, और बहुत सारी टिप्स भी मिल गई होंगी आपको कि आप कैसे दुपट्टा बना सकते हैं। गुड मॉर्निंग, आज में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, जिसके बाद मिलवाएंगे आपको मोहम्मद शादाब से जो दुपट्टा पीको करते हैं, और ये भी बताएंगे कि आजकल कौन कौन से पीको इन है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। तो जनाब बात हो रही है दुपट्टों की, दुपट्टे की डिजाइन की, और दुपट्टा रंगते हुए आपने देखा, और अब कुछ बात करेंगे हम दुपट्टा पीको करने की कि कितने तरीकों से दुपट्टा पीको किया जाता है। जी हाँ, और अगर कोई त्यौहार करीब हो तो ये काम करना कितना मुश्किल हो जाता है, दुपट्टा पीको करने में कितना वक्त लगता है। हमारी टीम ने पीको मास्टर मोहम्मद शादाब से बात की है और जाना है कि कितनी मुश्किलात होती हैं उन्हें। आइए उन्हीं से बात करते हैं। मेरा नाम शादाब है, मैं पीको का काम करता हूँ, तकरीबन 4 साल से मैं काम कर रहा हूँ। हम रंगरेज कौम से हैं, और पहले मैं रंगाई का काम करता था, लेकिन जब से रेडीमेड दुपट्टे चले तो रंगाई का काम थोड़ा सील हो गया था, इस वजह से मैं पीको की फील्ड में आया। इसमें बहुत बारीकियाँ होती हैं, अगर एक धागा भी लूज़ हो गया तो पूरी पीको ख़राब हो जाती है, फिर वो दोबारा नई सिरे से बनती है। पहले पीको के धागों की सेटिंग होती है, उसके बाद दुपट्टा मशीन में लगता है। एक धागा जो है तकरीबन 6 सुइयों से निकल के फिर जाके एक धागा डलता है, क्योंकि एक धागा हम रेशम में से निकालेंगे तो 6 धागा से पिरोएंगे हम लोग, उसके बाद जाके वो मशीन में डलेगा। वो तकरीबन 5 से 6 धागे डलते हैं डिज़ाइनिंग वाले में। जो कस्टमर डिज़ाइन बोलता है हम वो डिज़ाइन भी बना देते हैं, और जो कस्टमर बोलता है आप अपने हिसाब से बना दो, पैसे आप जितने बोलेंगे हम अपनी मर्ज़ी के पैसे लेते हैं, तो हम अपने हाथों से खुद नया डिज़ाइन निकाल के देते हैं। दुपट्टा जो है वो सूट के हिसाब से पीको बनाते हैं, ताकि सूट में भी लुक आ जाए, थोड़ा दुपट्टे में भी लुक आ जाए। इस हिसाब से हाथ के काम वगैरह बनते हैं, टसल वगैरह बनते हैं। उससे फिर शर्ट के जो कस्टमर को समझ नहीं आता कुछ, तो उनसे उनकी शर्ट देखते हैं, शर्ट के हिसाब से जैसा शर्ट के अंदर लुक आ रहा होगा उसके हिसाब से दुपट्टे में लुक डालें। कुछ कस्टमर ऐसे भी आते हैं, हम अपने घर का दुपट्टा बना रहे होते हैं तो कस्टमर आके रेट पूछता है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं तो जो दे जाते हैं, और कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो गलत बयानी कर जाते हैं कि आप हराम खा रहे हैं, यूँ है, लेकिन मेहनत के हिसाब से पैसे लेते हैं हम। शादी पीको 10 रुपये की वो तार से बनती है, आप प्रेस करेंगे वो तार जल जाएगा, पीको दोबारा खुल जाएगी, फिर आप दोबारा बनवाएंगे। तो इस वजह से अलग अलग जैसे पीको के रेट होते हैं वैसे डिज़ाइन बनते हैं। पीको के काफ़ी डिज़ाइन होते हैं, हाथ के काम भी होते हैं। कुछ कस्टमर हाथ के काम बनवाते हैं, जो काम से भरे हुए सूट होते हैं, नगों वाले होते हैं, उस पर हाथ का काम लगाते हैं, नग वगैरह लगाते हैं, फैंसी बोले वगैरह लगाते हैं। और जो शेडें नॉर्मल होती हैं उस पर एम्ब्रॉयडरी का काम हुआ हुआ होता है, तो एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से पीको के डिज़ाइन बनाते हैं। हर कस्टमर एक जैसा नहीं होता, कोई सादी पीको, कोई जापानी पीको। सादी पीको होती है वो नैलोन के तार से, मच्छी की जो डोर होती है उसी का तार होता है, वो बारीक होता है। अगर आप सादी पीको बनवाएंगे तो प्रेस करने में वो तार जल जाता है। इस वजह से हम कस्टमर को मशवरा देते हैं कि आप तार से ना बनवाएं, रेशम से बनवाएं, क्योंकि प्रेस से वो जलता नहीं है। सादे पीको में ये होता है कस्टमर समझता है कि पीको हो जाएगी, बाद में धागे नहीं निकलेंगे, लेकिन जब कस्टमर पीको करेगा तो उसका तार जल जाएगा, लेकिन वो दोबारा धागे निकलना शुरू हो जाएंगे।
इस वजह से हम मशवरा देते हैं कस्टमर को कि आप रेशम का पीको बनवा लें। और यहाँ पर आपको एक ताज़ा खबर से भी आगाह करते चले कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो अपने पहले गैर मुल्की दौरे पर सबसे पहले सऊदी अरब जाएंगे और इस दौरे में पाकिस्तानी निजाब रिपब्लिकन रहनुमा साजिद तारड़, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के करीबी साथियों में से हैं, वो भी सऊदी अरब के दौरे पर अमेरिकी सदर के साथ होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सऊदी अरब के बारे में वाशिंगटन में आज न्यूज के नुमाइंदे आसिम सिद्दीकी से बात करते हैं। जी आसिम, बताइए डोनाल्ड ट्रंप के इस दौरे के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इस वक्त मैं वाशिंगटन में मौजूद हूँ और हमारे साथ जो हैं वो साजिद तारड़ साहब मौजूद हैं। और अभी जो हालिया एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, और उस जहाँ पर ये हो रहा था वाइट हाउस में, वहाँ पे साजिद साहब मौजूद थे और वहाँ पर इनकी बात भी हुई और हम इनसे पूछेंगे कि इनको ऑफ़र भी मिली है। साजिद साहब, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुक्रिया आज टीवी से बात करने का। ये बताइए कि आप वहाँ पे ख़ुद मौजूद थे, मैंने आपको देखा, लाइव आप आ रहे थे और वहाँ पर आपकी ट्रंप साहब से बात भी हुई और आपको एक ऑफ़र भी मिली। ज़रा बताइए वो ऑफ़र क्या थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा अपने जानने वालों को कि डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने पहले 100 दिनों में अपना सारा मैंडेट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस दिन एक लैंडमार्क सिचुएशन ये थी कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन का उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पेश किया और फ्रीडम ऑफ रिलीजन की वजह से जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह चर्चेस, मॉस्क, सिनेगॉग्स, ये पॉलिटिकल कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर सकेंगे। हमारे लिए बिलखुसूस ये इसलिए ज़रूरी था कि हमारे मुसलमानों की पॉपुलेशन यहाँ मुसलसल बढ़ रही है और हमें आगे अपने सियासी नुमाइंदगान को आगे लाने की ज़रूरत है। अब उसमें हमारे नुमाइंदे, हमारे बच्चे, अगली नई जनरेशन मस्जिदों में आके अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कर सकेंगे, हमारी मस्जिदें उनको सपोर्ट किया करेंगी। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही खुशाइंद मौका था। दूसरा, इस हवाले से कि शुरू से एक लेबल लगाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कि ही इज़ अगेंस्ट इस्लाम, ही इज़ अगेंस्ट मुस्लिम्स। तो देखें, मैं उस दिन आई वाज वेरी हम्बल। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस दिन सऊदी अरेबिया से आगाज़ करने का बताया है। उनका पहला ओवरसीज़ ट्रिप जो होगा वो सऊदी अरेबिया से शुरू होगा, फिर वो इजराइल जाएंगे और उसके बाद वो रोम जाएंगे। और मेरे लिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे उस दिन पता चला है कि आई विल बी द पार्ट ऑफ द डेलीगेशन एज वेल गोइंग टू सऊदी अरेबिया, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मेरे ख्याल में सारे पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ा एजाज़ है कि मैं सारे मुसलमानों की रिप्रेजेंटेशन करूँगा वहाँ इंशाल्लाह। चलिए जी, जबरदस्त सिद्दीकी अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और बड़ी अच्छी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो वाकई में लोगों के तासुरात थे कि ये शायद एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, तो हमने देखा कि उन्होंने अपने दौरों का आगाज भी सऊदी अरब से किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल, और साजिद तारड़ साहब भी उनके साथ मौजूद होंगे। खैर, इस हवाले से आपको गाहे बगाहे अपडेट करते रहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे मोमिन और हादी, जो बहुत अच्छे सिंगर हैं और गिटारिस्ट भी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप दोनों? जी, मोमिन और हादी, क्या गाएंगे आप और सबसे पहले हमें क्या सुनाएंगे? मेरे ख्याल है सबसे पहले कुछ सुन लेते हैं, उसके बाद आपसे मजीद बात करेंगे आपने किस तरह से आगाज किया और किस से इंस्पायर है। ठीक है जी, अहमद जानजेब साहब का कहो एक दिन सुनाऊंगा पहले। श्योर, बिल्कुल, बहुत प्यारा ये सॉन्ग है, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है और उम्मीद करते हैं हम गाएंगे भी अच्छा। तुम्हारे हैं कहो एक दिन, तुम्हारे हैं कहो एक दिन, कि जो कुछ अभी हमारे पास है सब कुछ तुम्हारा है, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन, कहो एक दिन। सितारा सी जिन्हें कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम फूल सी कहते हो वो आंखें तुम्हारी हैं, जिन्हें तुम शाख सी कहते हो वो बाहें तुम्हारी हैं, कहो एक दिन, कहो एक दिन।
कहो एक दिन, कहो एक दिन। वाह, रियली वेरी नाइस, बहुत अच्छा आपने गाया। और अच्छा, आप दोनों एक साथ, आपका एक पूरा ये सिंगिंग का कपल है, आप दोनों साथ गाते, आप गिटार प्ले करते हैं, आप सिंगिंग करते हैं, तो साथ ही होते हैं। तो कब से हैं? वैसे तो मुझे 7 years हो गए हैं, लेकिन इनसे मैं कुछ टाइम पहले ही मिला। आप लोग फ्रेंड्स हैं या फिर कजिन्स हैं, किस तरह से? अच्छा, फ्रेंड्स हैं। ये बताएं कि अभी आप अपने किसी सॉन्ग का भी जिक्र कर रहे थे, आप लोगों ने बकायदा तौर पर प्रोफेशनली सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी है? मेरा अपना सॉन्ग है, सिर्फ वो मैंने लिखा है, अपने खुद लिखा है? खुद लिखा है। अच्छा। असल में मैं लाइव किसी के सामने परफॉर्म नहीं करना चाह रहा, लेकिन मेरे बेस्ट फ्रेंड की फरमाइश थी। लाइव परफॉर्म नहीं करना चाह रहे, कुछ सीक्रेट है उसके अंदर? हाँ? चले आ जाओ, आपको फोर्स नहीं करेंगे। अच्छा, आप जो है वो सिंगिंग डेफिनेटली कर रहे हैं, 7 years हो गए हैं आपको, तो किससे आप इंस्पायर हैं? कौन आपकी इंस्पिरेशन बना? किसको देख के आपने फाइनली डिसाइड किया कि आई एम गोइंग टू सिंग? पाकिस्तानी सिंगर से मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली, स्पेशली इमरान भाई हैं, इमरान अली सिंगर। अच्छा। उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया और उन्होंने ही मतलब मुझे बहुत हर वक्त मुझे सपोर्ट किया, और मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। ठीक है। अच्छा, इस वक्त हमारे पास एक यहाँ पर अहम खबर आई है, हमें डायरेक्टली उसकी जानिब बढ़ना पड़ेगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इस्लामिया कॉलेज में कायम ए हाई मरकज का दौरा किया है और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की है। उनका क्या कहना है, आइए आपको भी सुना दें। सारे कर रहे हैं, देखें सब, मैं तो 2-3 दिन से देख रहा हूँ और इसको मॉनिटर भी कर रहा हूँ। कल भी जो पर्चा आउट होने की बात हुई थी, 9:30 पर्चे शुरू होते, 9:29 पे आपकी ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी, और पर्चा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। हमारे यहाँ कल्चर हो गया है, लोग मोबाइल फ़ोन्स लेके आते हैं, लेकिन हमने आज सख्ती की है और इंशाल्लाह ताला आगे भी ये सख्ती रहेगी। और ये सख्ती जो है तालिब इल्मों के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि सब लोग करेंगे हमसे कोऑपरेट इस चीज़ में। अच्छा सर, ये बताइएगा, वो होगी तो देखें, वो मैं डाइवर्स नहीं करूँगा, बिल्कुल पेशरफ्त हुई है और जो होगा उसको सज़ा मिलेगी, जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा। सर ये फरमाइएगा, O लेवल D लेवल्स के इम्तिहान भी इसी सूबे में चल रहे हैं, इसी शहर में चल रहे हैं, उधर से पर्चा आउट नहीं होता, वहाँ पर जो है मोबाइल भी बाहर जाते हैं, क्या लगता है बोर्ड में कोई लोग इन्वॉल्व हैं, साजिश है? जो भी होगा उसको बेनकाब करेंगे और सज़ा देंगे। थैंक यू सर। इम्तिहानी मराकज़ में नकल के हवाले से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि जो भी होगा उसको बेनकाब करेंगे। और जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि सिंध हुकूमत जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक हो गई है, जो कुछ भी इम्तिहानी मराकज़ में चल रहा है, इस हवाले से मजीद भी आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है मोमिन और हादी, जो दोनों बहुत अच्छे सिंगर हैं और हम इनसे बातचीत कर रहे थे। अच्छा, आपसे आपके सॉन्ग के बारे में बात हो रही थी, तो मैंने कहा मैं फोर्स नहीं करती, लेकिन अगर मैं फोर्स करूँ तो क्या आप सुना देंगे वो सॉन्ग? जरूर, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड की फरमाइश है, उसका नाम आतिफ है। चले जी, जितना आपने आतिफ का जिक्र कर दिया, मेरे ख्याल हम उसको साथ ही लिया दें। तो चले आपका सॉन्ग सुनते हैं। जब जब तुझे देखा तो ये दिल, जब जब तुझे जाना तो ये दिल, जब जब तुझे सोचा तो ये दिल, जब जब तुझे जाना तो ये दिल, ये दिल, ये दिल, ये दिल, जब जब तुझे देखूं तेरे सिवा कुछ और न दिखता, तू मेरा सुकून, तू मेरा जुनून, जब तुझे देखूं तुझे देखता ही रहूं, तुझे जाना, तुझे सोचा, तुझे माना ये दिल, जब जब तुझे देखा तो ये दिल, जब जब तुझे जाना तो ये दिल। चलिए ना, सॉन्ग तो आपने रिवील कर दिया, सॉन्ग बड़ा अच्छा था। ये भी बता दी किसको देख के आपने सॉन्ग रखा है? किसी को देख के। दिल में कौन था भाई? जब जब तुझे देखा ये दिल, तो दिल में कोई होगा ना? नहीं, कोई नहीं था, ऐसे लिख दिया, दिल का नाम। ऐसे तो इतने इमोशंस नहीं आते, ये तो हमें पता है।
चलें। अच्छा, आप एक सॉन्ग के बारे में बात कर रहे थे कि आप वो सॉन्ग भी हमें सुनाएंगे, और वो सॉन्ग जो है ऑल टाइम फेवरेट है, मेरे ख्याल में सबका ही बड़ा फेवरेट है, बड़ा फेमस सॉन्ग है, तो आप सुनाने वाले हैं, हमें सुनाइए प्लीज। मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी, मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने, तेरे बाजो कलियां बह के रोंदे नैन नू माणे, जीना मेरा है मरना मेरा, नाल तेरे सी कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बाजो लगदा जी। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत खूबसूरत आपने गाया है, और मेरा ख्याल है कि अब तक आपने जो गाने गाए उनमें से मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आया। ये बताइए, आपने कहीं से सीखा भी है, कोई ट्रेनिंग वगैरह हासिल की है, या शौक के आपने गाना शुरू किया और आवाज चल गई? नहीं, मैंने सीखा आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान से कुछ अर्सा सीखा, लेकिन स्टडीज़ की वजह से मैंने थोड़ा ब्रेक ले लिया। अब मेरे बोर्ड जो है उसके बाद में तो स्टडी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं सेकंड ईयर के एग्जाम्स दे रहा हूँ बोर्ड। अच्छा, सेकंड ईयर के। तो आप जब आए थे यहाँ पे हमारे साथ में बैठे हुए थे तो काफी कंफ्यूज लग रहे थे, और इतना जबरदस्त आप गा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन की जरूरत थी, बहुत ज़बरदस्त गा रहे हैं आप। अच्छा, हमारे पास जो है वो एक और अहम खबर भी आई है जो आपको यहाँ पर जिससे आगाह करते हैं। आज न्यूज़ ने आवाज़ उठाई पतोखी की दोनों हाथों से माजूर महविश की जिंदगी में बहार आई। वज़ीर आला पंजाब ने गरीब वालदैन को महविश के तालीमी अखराजात उठाने की यकीन दहानी करा दी है। बच्ची का मुस्तकबिल संवरता देखकर वालदैन आज न्यूज़ और वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको इसके बारे में ये सॉन्ग। मियां बीवी आज न्यूज़ के बेहद मशहूर हैं, जिनकी आवाज़ को सुनकर वज़ीर आला हाउस बुलाया गया, और वज़ीर आला हाउस में मेरी बच्ची जो कि दोनों हाथों से माजूर है, उसके तमाम तर अखराजात उठाने की यकीन दहानी कराई गई। आपको इस अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आप देखें कि किस तरीके से ये वालदैन आज न्यूज़ का और वज़ीर आला पंजाब का शुक्रगुजार हैं। पतोकी के ये दोनों हाथों से माजूर महविश के वालदैन हैं जिनकी ज़िंदगी में बहार आई है। वज़ीर आला पंजाब ने गरीब वालदैन को महविश के तालीमी अखराजात उठाने की यकीन दहानी करा दी है। बच्ची का मुस्तकबिल संवरता देखकर वालदैन आज न्यूज़ और वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं। चलें जी, एक बार फिर से अपने इन गेस्ट की जाने पड़ते हैं और बात कर रहे थे हम सॉन्ग्स के हवाले से। ये बताएं कि आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, और जब भी आप ऐसे गाने गा रहे होते हैं तो बड़ी फील चाहिए होती है। पॉप, रॉक, क्लासिक, कौन से सॉन्ग्स आप ज्यादा शौक से गाते हैं? सेमी क्लासिकल, स्पेशली फ्यूजन बैंड जो है उनके सॉन्ग्स मैं तो बस फिर जल्दी से कोई फ्यूजन बैंड का कोई सॉन्ग सुना दें, थोड़ा सा छोटा सा जी। समाज चलिए जी, स्टार्ट कीजिए। सावन भी तो जाए पिहरवा, सावन भी तो जाए पिहरवा, मन मोरा घबरावे, मन मोरा घबरावे, ऐसो गए परदेस पिया तुम, ऐसो गए परदेस पिया तुम, चैन हमें नहीं आवे, चैन हमें नहीं आवे, मोरा सैया मुझसे वो
मुझसे बोले ना। मैं लाख जतन कर हारी, लाख जतन कर हार रही मोरा सैया मुझसे बोले ना, मोरा सैया मुझसे बोले ना। वाह, सुबह खत्म। इतना प्यारा आप गा रहे थे कि दिल कर रहा था आप आगे गाएं। बिल्कुल। चलिए जी, थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा आप लोगों ने गाया एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक दोनों को ही, आप लोगों के आगे जो भी प्लान्स हैं और आपकी स्टडीज के लिए भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। तो जनाब, अगर इसी तरह का खास टैलेंट आप में भी है और आप भी इस सीट पर आना चाहते हैं तो जरूर अपनी कहानी हमें बताएं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। बिल्कुल, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखना मत भूलिए। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।